हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं थंबनेल पे भी और स्लाइड्स में भी, साइंस क्लास 6। तो ये साइंस की और हिस्ट्री की पैरेलल में सीरीज चलाएंगे हम, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, भोजन में क्या क्या आता है। क्योंकि जो साइंस में विटामिन न्यूट्रिशन के चैप्टर हर बार पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में चीज़ों को करेंगे। उन चैप्टर्स को पहले करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री का भी इसी टाइप से होगा। और हिस्ट्री की क्लास 6 के ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो चुके हैं, 2 बाकी हैं जिसको मैं करा दूंगी। और साइंस में भी अभी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के और क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो। ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। भोजन, तो भोजन हम क्यों खाते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। भोजन खाने का हम खाते हैं इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है भोजन से। एनर्जी मिलेगी तो ही हम किसी काम को प्रॉपर कर पाएंगे, तो इसी की वजह से हम भोजन खाते हैं। तो वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं भोजन कहलाते हैं। हर स्लाइड्स में आपको टॉपिक के साथ इमेज मिलेगी, जिससे कि इमेज में आप विजुलाइज कर पाएंगे और चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो कोशिश कीजिएगा समझने का, और पूरा ध्यान आप सिर्फ वीडियो पे लगाइएगा। बाकी PDF आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व क्या होते हैं। और पोषक तत्व हम खाना खाते हैं, इसीलिए वही खाना खाते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिले, बॉडी का विकास हो। तो खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रेशा, जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या होते हैं पोषक तत्व में। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, लवण होता है। तो मिनरल्स हो गए, लवण में सोल्ट हो गया। अब जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो जल से मिलते हैं। ये आपका जो बिहार बोर्ड की बुक्स है उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम करेंगे। तो आप लोग ये माइंड मत कीजिएगा कि टॉपिक मिड में से उठाए हुए हैं। जैसे जैसे टॉपिक चैप्टर के अकॉर्डिंग है वैसे वैसे, क्योंकि आप लोग बिहार में टीचर बनने वाले हैं। जो BPSC के चेयरमैन हैं तुल प्रसाद जी, उन्होंने ये चीज़ कही भी थी कि बिहार बोर्ड की बुक से ही आपका सिलेबस होगा। तो जिस जिस टॉपिक को NCERT से इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसको NCERT से कवर करेंगे, और जिस जिस टॉपिक को बिहार बोर्ड से पूछा गया था उसको बिहार बोर्ड की बुक से कवर करेंगे। तो इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार बहुत ही डेप्थ में पूछे गए थे। यहाँ तक कि जो बिहार के राइटर्स थे उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्मार्ट वे में पढ़ना, वन लाइनर के पीछे मत भागना। तो मंड आप सभी जानते हैं स्टार्च होता है, और स्टार्च हमारे जो डेली फूड है जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, उसमें पाया जाता है। तो स्टार्च की जो हम टेस्टिंग करते हैं, जांच करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो भोजन में स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, मतलब कि वो फूड लेंगे जिसमें स्टार्च का थोड़ा बहुत सब्सटेंस अवेलेबल हो। फिर स्टार्च की जांच के लिए हम किसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट में क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो आयोडीन के तनु घोल को कुछ बूंदे डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। यह नीला, काला मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वह कलर पर्पल या ब्लू हो जाएगा, और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब है कि वो येलो या ब्राउन होगा, इसमें स्टार्च नहीं है। तो इमेज से आप देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोड्यूस, रिजल्ट एंड यूज। तो थोड़ा सा मतलब कि इसमें स्टार्च की जो वो पेस्ट होगा उसमें आयोडीन की जब बूंदे डालेंगे तो या तो उसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा। कलर ब्लू हो, पर्पल हो जाता है तो पॉजिटिव स्टार्च प्रेजेंट, और नहीं होता है तो एब्सेंट। इमेज को थोड़ा विजुलाइज करके पढ़िएगा, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से। इसीलिए मेरी हर उसमें कोशिश है कि आपको इमेज से समझाया जाए।
फिर आता है आपका टॉपिक स्टार्च के बाद प्रोटीन की जांच। प्रोटीन टेस्ट हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं। स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, बीपीएससी में ये प्री गोल में पूछे गए हैं, तो इसी पे बेस्ड टॉपिक मैंने उठाए हैं। प्रोटीन की जांच के लिए किसी पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है। अगर मतलब प्रोटीन का हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड है तो उसका चूर्ण बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर उसे चूर्ण को एक परख नली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर इनकी जो पेस्ट होगा ना उसमें जल को अच्छी तरह मिला लेंगे। बाद में क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे इस टाइप से, तो उसमें कॉपर सल्फेट का घोल 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालेंगे। तो देखिए ड्रॉपर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अच्छी तरह उसको मिला लेंगे। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट में परख नली को रख देंगे, यानी कि हिलाते रहेंगे ना कुछ टाइम तक, उसको छोड़ देंगे। तो या क्या कलर होगा, या तो बैंगनी कलर का हो जाएगा या फिर वो लाइट रहेगा। अगर कलर चेंज हो जा रहा है तो यानी कि उसमें जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। अब इस सैंपल से आप देख सकते हैं। जो प्रोटीन के टेस्ट है वो हमारी बॉडी में भी होते हैं। तो ये वाला पार्ट आपके बुक में मतलब कि बिहार बोर्ड की बुक्स में नहीं है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि बायो में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आसपास की भी। तो जो प्रोटीन टेस्ट है हमारी बॉडी में वो 3 टाइप से होता है। टोटल प्रोटीन टेस्ट, या तो फुल बॉडी का प्रोटीन टेस्ट होगा, तो पूरे ब्लड में प्रोटीन की कुल मात्रा को नापेगा। उसके बाद होता है एल्बुमिन टेस्ट। एल्बुमिन टेस्ट में क्या होता है कि रक्त में एल्बुमिन की मात्रा को मापता है। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। तो हमारे जो मसल्स में होते हैं ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन, ये सब। तो अब है ग्लोबुलिन। एक तो एल्बुमिन होता है, एक ग्लोबुलिन होता है। यह प्रेक्षण रक्त में ग्लोबुलिन की मात्रा को मापता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो एंटीबॉडी और महत्वपूर्ण पदार्थों को बनाती है। तो ग्लोबुलिन का काम क्या करता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को बनाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं, जैसा कि अभी एनसीईआरटी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती वाला, आप लोगों ने दिया होगा, तो आप लोगों को भी समझ आया होगा कि लाइन बाय लाइन उन्होंने एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की बुक से पूछा था। फिर आता है वसा की जांच। तो वसा की जांच हम कैसे करते हैं, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, कागज के टुकड़े में लपेटकर, मतलब कि जैसे किसी भी फूड को ले लिया जिसमें वसा है, फैट है, तो उसको कागज में जब लपेट कर हम रख देते हैं तो क्या होता है कि वो चिकना चिकना सा दिखने लग जाता है, उस कागज पे धब्बे आ जाते हैं। अब आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज को किसी प्रकाश के सामने लेके जाने पर धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। उसको धुंधला दिखाई देने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो तेल होता है ना उसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश को पास नहीं कर पाता। लाइट वाले चैप्टर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई। किसी कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब ये इसमें डाला हुआ है, फूड को लपेट के उसके बाद रैप करने के बाद जब इसको खोलते हैं तो इस टाइप से आ जाते हैं। फिर आता है पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पोषक तत्व है हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो पोषक तत्व सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए है कौन कौन से। कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स में 20 एमिनोम्स होते हैं। विटामिन्स हो गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी। फिर होता है वाटर। वाटर में हमें मिनरल मिलते हैं। आप लोगों ने बचपन से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से होता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। ये विटामिन सहायता करते हैं, मतलब कि जो पोषक तत्व विटामिन में भी सहायता करते हैं। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। थोड़ा सा मिटा लेती हूँ वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं। कुछ
अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो ये जो हमारे पोषक तत्व होते हैं। अब हमारी जो डेली लाइफ के लिए जो हम होता है कि संतुलित आहार, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? जो कि एक बैलेंस्ड डाइट होती है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बॉडी में कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, हमें कम मात्रा में खाना चाहिए वसा, तेल, चीनी, नमक कम मात्रा में खाना चाहिए। ज़्यादा चीनी खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, फैट, वसा ज़्यादा खाए तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो बीपी की, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, तो ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से होती है। होता है ना कि फैटी चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसका रीज़न भी यही होता है। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, क्योंकि इनमें हैवी न्यूट्रिएंट होता है। अब ज़्यादा मात्रा में क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, फल या सब्जी जिनको पूरे दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। फिर चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार, यानी कि चावल वगैरह वो हल्के होते हैं तो इनको हम खा सकते हैं। अब संतुलित आहार, कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो न कम हो, इसमें हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल में भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कि संतुलित आहार वो होता है जिसकी न्यूट्रिएंट की जो सप्लीमेंट है वो ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अब हम खाना खाते हैं, अगर भोजन में हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। विटामिन कम हो गया, फूड न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, तो कुपोषण क्या होता है? जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है। इसमें बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। अब कुपोषण भी 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है क्वाशियाकोर, जिसमें क्या होता है कि फेस पतले कमज़ोर बाल हो गए, फेस बाहर निकलने लगता है, पेट निकलने लगता है, बाकी शरीर दुबला पतला हो जाता है। फिर मरासमस होता है कि पूरी बॉडी में ही कमी दिखने लग जाती है, एकदम इंसान सूख के लकड़ी जैसा हो जाता है, हड्डियां बाहर निकलने लगती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। फिर है कुपोषण के जो लक्षण क्या क्या होते हैं। कुपोषण के प्रकार जैसे कम वजन हो गया उम्र के अनुसार, दुबला पतला, ऊंचाई लंबाई के अनुसार कम वजन हो गया, हाइट कम रह गई, ये सारे कुपोषण के टाइप से। तो लक्षण क्या होते हैं? कम वजन हो गए, थकान, कमजोरी, घाव, जैसे होता है ना चोट लग जाती है तो घाव धीमे भरते हैं, खराब त्वचा, कमजोर हड्डियां, मसूड़े खराब होना, बाल खराब होना, सामान्य रूप से बीमार महसूस करना। अब अतिपोषण, तो अतिपोषण ज़्यादा, पोषण को कम लिया तो कुपोषण हो गया और पोषण को ज़्यादा लिया तो अतिपोषण हो गया। अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। फिर आ गया पोषण, जैसे विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी हो गई तो डिजीज़ कौन कौन सी होती है, क्योंकि विटामिन ऐसा चैप्टर है जो आपका हर उसमें पूछा जाता है किस विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है। आप वनडे एग्जाम को दो चाहे स्टेट एग्जाम को दो। अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे अभावजन्य रोग हो सकते हैं। विटामिन, खनिज, लवणों के अभाव के कारण कुछ रोग, तो विटामिन्स, सबसे पहले विटामिन्स को देखेंगे। विटामिन का जो शब्द था वो कहाँ से आया था? लैटिन भाषा से। तो इस टाइप के जो बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है स्टेटमेंट में तो याद रखना। विटामिन जिसमें वीटा का अर्थ है लाइफ और एमीन का अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक, तो वे कार्बनिक पदार्थ, इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं। तो आगे विटामिन से डिजीज से जो चार्ट है वो भी देखेंगे। अब सबसे पहले आता है विटामिन। विटामिन का जो अर्थ है वीटा, लैटिन भाषा से बना है। की पॉइंट को पेपर पेन लेके बैठा कीजिए ताकि की पॉइंट को याद कर सकें। विटामिन, तो विटामिन में किस भाषा से बना है? लैटिन से बना है। वीटा का अर्थ है लाइफ और एनीमी का अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक। तो विटामिन की खोज किसने की थी? सबसे पहले 1881 में ल्यूनिन ने की थी, 1912 में हॉपकिंस ने की थी। इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं इसलिए पूछ लेता है बीपीएससी। और बाद में जो विटामिन का नाम था वो कौन सी फंक देते हैं,
ये भी याद रखना। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक, उपापचयक नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते, तो ये याद रखना। स्वास्थ्य को नियंत्रित तो करते हैं लेकिन हमारे शरीर का निर्माण नहीं करते। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस और स्टेटमेंट है ये रॉन्ग नंबर हो, नेगेटिव करवाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। सर्वप्रथम विटामिन, जो ज्ञात विटामिन था विटामिन सी था। सर्वप्रथम असावित और निष्कासित विटामिन बी है, तो मतलब सबसे पहले जो खोजे गए विटामिन थे वो थे विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये याद रखना, सबसे पहले अगर क्वेश्चन बन जाता है खोजा गया विटामिन कौन सा था। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो वो 2 श्रेणियाँ कौन सी है आप सभी जानते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन और वसा में घुलनशील, तो जल में घुलनशील तो हो गए बी और सी, और वसा में घुलनशील हो गए ए डी ई के, जिसको हम कीड़ा से याद करते हैं के ई। एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, आपको दिखेगा नहीं। के ई डी ए कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्यों शरीर के लिए ज़रूरी है विटामिन, तो ये भी हम देखेंगे। विटामिन सी कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B6, B7, B9, B12 जो साइनोकोबाल्मिन होता है, विटामिन के फ्लोक्विनोन, विटामिन ई टोकोफेरोल जिसे ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल जो हमारी हड्डियों के लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी होता है। तो ये सब हम देखेंगे। अब ये आपका पूरा टेबल मैंने इसमें एक साथ मुझे मिल गया तो मैंने ऐड कर दिया। विटामिन ए जिसको रेटिनोल बोला जाता है। अब विटामिन ए के लिए सोर्स क्या होते हैं, अंडा, दूध, लिवर, ऑयल। कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी जिसे ब्लाइंडनेस बोला जाता है, डर्मेटोसिस, बोनापन। विटामिन B1 जिसको थायमिन बोला जाता है, जो चावल की भूसी, गेहूँ, यीस्ट में पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। फिर आता है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोला जाता है, अंडे का पीला भाग, दूध, हरी सब्जी, डर्मेटोसिस, ग्लाइसिस। विटामिन B4 को निकोटोनिक अम्ल बोला जाता है, इसे यीस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जियों में पाया जाता है। त्वचा का सूखापन, डायरिया, ये सब विटामिन B4 से होता है। एनीमिया भी होता है विटामिन। फिर आता है B10 जिसको फोलिक एसिड बोला जाता है, यानी कि फोलिक अम्ल, यीस्ट, एनीमिया। तो विटामिन B10 की कमी से एनीमिया होता है। फिर आता है विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है, यकृत, यीस्ट, मक्का, पर्नीसियस, मेरुदंड का कमजोर हो जाता है। विटामिन सी जिसको एस्कोर्बिक अम्ल बोला जाता है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली का तेल, रिकेट्स हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी से कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल बोला जाता है, बीज, फली, दूध, अंडे में पाया जाता है। अब आपका लास्ट विटामिन बचता है, वो है विटामिन के जिसको फ्लोक्विनोन बोला जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में क्लोटिंग यानी कि जो रक्त का थक्का होता है ना, वो विटामिन के की वजह से जमता है। क्वेश्चन बन क्या आता है कि रक्त के थक्के में जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन तो होता ही है, लेकिन जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। अब एक आता है आपका एच विटामिन जिसको हैप्पीनेस विटामिन बोला जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ये पूछा नहीं जाता बट मैं बता रही हूँ। अगर अब खाना खाते हैं, हमने संतुलित आहार खाया, न्यूट्रिएंट्स खाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या रोग हो जाते हैं वो पढ़ा। बाद में होता है कि हम दूषित भोजन खाते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है। तो दूषित भोजन कौन से होते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। तो आप सब लोग दूषित भोजन कैसे होते हैं वो तो जानते ही हैं। भोजन में दूषित होने का एक कारण दूषित जल है। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाता है तो इसमें भी दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय रहता है, यानी कि हमने गंदा पानी पिया तो क्या हो जाता है, हमें दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, पेट खराब हो जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आने वाली इसी तरह की क्लासेस के लिए। साइंस को हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, फैक्ट के साथ और इमेजेस और विजुअलाइज के साथ, क्योंकि जितना विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को उतना ही अच्छे से याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।